बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का एक प्रॉब्लम और उसके बाद एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.4. Statement is, show that the lines this and this are concurrent and the third line bisects the angle formed by the first two lines. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमें साबित करना है कि ये तीन लाइंस कंकरेंट हैं। कंकरेंसी साबित करने के बाद हमें यह साबित करना है कि लाइन 3 उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो पहली दो लाइंस के दरमियान बन रहा है। स्टूडेंट्स, पहले कंकरेंसी चेक की बात करते हैं। अगर आपको चेक करना हो कि तीन लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं, तो आप किस तरह से ये चेक करते हैं? शाबाश जी, हम लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं। हम एक डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। उस डिटर्मिनेंट को बनाने के लिए, उस डिटर्मिनेंट को फॉर्म करने के लिए तीनों लाइंस की इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में होना चाहिए और उसके बाद उन तीनों लाइंस में, उन तीनों इक्वेशंस में जो तरतीब है टर्म्स की, वो सेम होनी चाहिए। एक्स, वाई और कांस्टेंट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहां पर तीनों इक्वेशंस जनरल फॉर्म में भी है, तीनों इक्वेशंस में टर्म्स की तरतीब सेम है। अगर कोई टर्म मिसिंग हो, यह भी मैंने आपको बताया था, अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो आपने उसकी जगह पर 0 लगाकर उस टर्म को पूरा भी करना है। फर्ज करें, मैं आपको फिर दोबारा बताता हूं, अगर किसी इक्वेशन के अंदर आपको गिवन है 3x सपोज इज इक्वल टू 2y। अब ये किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आप पहले तो इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसे जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे 3x माइनस 2y और साथ कांस्टेंट के तौर पर 0 शामिल करेंगे, इज इक्वल टू 0। तीन टर्म्स इस तरह से पूरी होनी चाहिए ताकि आप डिटर्मिनेंट की रो बना सकें। यहां से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, फिर वैल्यूज पिक करेंगे, तो 3, -2 और 0 हमारी एक रो बनेगी डिटर्मिनेंट के अंदर। सो हमारे हर इक्वेशन के अंदर तीन टर्म्स पूरी होनी चाहिए और तीनों इक्वेशंस में सीक्वेंस सेम होना चाहिए। हम पहले चेक करते हैं कंकरेंसी। मैं यहां हेडिंग दे रहा हूं, कंकरेंसी चेक। फोर -3 -8, 3 -4 -6, 1 -1 -2। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक इक्वेशन से एक रो ही बनाएं। आप एक इक्वेशन से एक कॉलम भी बना सकते हैं। यानी मैं यहां पर 4 -3 -8 यानी इस डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज की शक्ल में भी लिख सकता था। 4 -3 -8 इस तरह से, फिर 3 -4 -6 दूसरा कॉलम और 1 -1 -2 थर्ड कॉलम भी लिखा जा सकता था। अब स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से डिटर्मिनेंट बना लिया। हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है। फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में हमने डिटर्मिनेंट इवेलुएशन के डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे। हम प्रॉपर्टीज की मदद से भी किसी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर सकते हैं और बाय एक्सपेंशन भी हम ऐसा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर अगर मुझे एक्सपेंशन करनी है तो मुझे किस रो या किस कॉलम से एक्सपेंशन करनी चाहिए? द आंसर इज, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड रो या कॉलम वो होता है कि जिसके अंदर जीरोस की तादाद ज्यादा हो। यहां पर हमें 0 दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरा ऑप्शन हमें यह लेना चाहिए कि अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं किसी रो या किसी कॉलम में, तो हमें माइनस या प्लस की कंफ्यूजन कम होगी। आप देख सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हैं। सो माइनस या प्लस की कंफ्यूजन यहां पर कम होगी। हमें यहां पर एक्सपेंशन करनी चाहिए फर्स्ट कॉलम से। एक्सपेंडिंग बाय C1। अब एक्सपेंशन करने के लिए आप जानते हैं कि हम पॉजिटिव, अगर हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करें, याद रखिएगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हो, आप बस ये याद रखें कि हम यहां पर पॉजिटिव साइन अटैच करते हैं।
इसके बाद ऑल्टरनेट साइंस, इधर माइनस इधर प्लस। अब अगर आप सेकंड कॉलम से एक्सपैंड कर रहे होंगे तो आपका स्टार्ट नेगेटिव होगा, थर्ड कॉलम से एक्सपैंड कर रहे होंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा। इसी तरह से सेकंड रो से अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो स्टार्ट नेगेटिव होगा, थर्ड रो से एक्सपेंशन करेंगे तो स्टार्ट पॉजिटिव होगा। उसके बाद ऑल्टरनेट साइंस आएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन पॉजिटिव। अब मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर रहा हूं तो मैं 4 के बारे में लिखूंगा कि ये पॉजिटिव है, 4। अब 4 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, -4 -6, -1 -2, इसके बाद -3। अच्छा, फर्ज करें कि अगर यहां पर 3 नेगेटिव होता यानी -3 होता तो माइनस माइनस यहां पर फिर प्लस आ जाता। इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, -3 -8, -1 -2, देन 1 +1। अगर ये -1 होता तो यहां पर माइनस प्लस माइनस आ जाता। रो और कॉलम छोड़ दिया, -3 -8, -4 -6, -4 इंटू -2 विल बी 8। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन आपका डिटर्मिनेंट का माइनस आएगा, 6 -3, -3 इंटू -2 इज 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन डिटर्मिनेंट का माइनस जिंदा रहेगा, 1 इंटू 8 इज 8, -3 इंटू -6 इज 18, अगेन माइनस जिंदा रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 8 4 आर 32, 8 -6 is 2, 2 4s are 8. 6 minus 8 is -2, -2 into -3 is +6. और यहां पर 18 minus 32 is -14, -14 into +1 is -14. 8 plus 6 14, 14 minus 14 is equal to 0. अब डिटर्मिनेंट का 0 आने का मतलब यह है कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं, एक पॉइंट पर मिल रही हैं। हम यहां लिखेंगे हेंस लाइंस आर कंकरेंट। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर कहा नहीं गया, लेकिन अगर कहा जाता कि आप इन 3 लाइंस का ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मालूम भी करें तो आप क्या करते? ये काम हम पहले सीख चुके हैं, मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवाना चाह रहा हूं कि आप क्या करते। शाबाश। अगर हमें कहा जाता कि इन तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मालूम भी करें, तो ये तीनों लाइंस चूंकि कंकरेंट साबित हो चुकी हैं, ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं, आप किसी 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर लें। किसी 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफैक्ट पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ही होगा, क्योंकि तीसरी लाइन भी उसी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी से, उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रही होगी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए आप कोई सी 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, और साइमल्टेनियस सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्व करना आपको बहुत अच्छी तरह आता है, कोई मसला नहीं आपके लिए। स्टूडेंट्स, हमने साबित कर दिया कि 3 लाइंस कंकरेंट हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की जानिब। सवाल के दूसरे हिस्से में हमें साबित करना है कि थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 लाइंस, यानी थर्ड लाइन उस एंगल को बाइसेक्ट करती है जो पहली 2 लाइंस के दरमियान बनता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके, रफ डायग्राम के तौर पर लाइंस ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करता हूं कि हम किस तरह साबित कर सकते हैं। यहां हम पहले हेडिंग दे लेते हैं, प्रूफ ऑफ एंगल बाइसेक्शन। फर्ज किया कि ये हमारे पास है लाइन 2, ये है लाइन 1, और हमें कहा गया कि थर्ड लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 2 लाइंस। फर्स्ट 2 लाइंस यानी लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान जो एंगल बन रहा है, थर्ड लाइन उसे बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना, यानी थर्ड लाइन इसके इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में से पास कर रही है, कुछ इस तरह से।
ये स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन 3, हमें साबित करना है कि लाइन 3 उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जो लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान बन रहा है। किस तरह साबित कर सकते हैं हम, जरा सोचें। शाबाश। एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना हम सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 के शुरू में ये हम टॉपिक बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करने के। जी, कैसे साबित करेंगे? शाबाश जी, आपके ज़हन में आएगा कि हमें लाइन 2 और लाइन 1 के दरमियान बनने वाला ये जो एंगल है ये मालूम कर लेना चाहिए। ये एंगल मालूम कर लेना चाहिए। फर्ज करें कि ये एंगल आता है 70 डिग्रीज, फर्ज किया। उसके बाद हम लाइन 2 और लाइन 3 के दरमियान बनने वाला एंगल मालूम करें। ये एंगल देन कितना आना चाहिए? अगर थर्ड लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल देन आना चाहिए 35 डिग्रीज। अगर ये एंगल 35 डिग्रीज आ गया तो ये साबित हो जाएगा कि थर्ड लाइन उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक मसला है, हमें ये नहीं पता कि ये लाइन 2 है या ये लाइन 2 है। अब इससे क्या फर्क पड़ा, जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये बड़ा बारीक सा नुक्ता है जिसको आपने समझना है। मैं एक और डायग्राम यहां पर बनाता हूं जिससे आप ये बात समझ सकेंगे। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक लाइन, ये जो मैंने फर्स्ट ड्रॉ की थी, ये लाइन 1 है, ये हमारे पास लाइन 2, और इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल था वो हमने मालूम कर लिया कि वो है 70 डिग्रीज, जो हमने यहां पर कंसीडर किया कि लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान जो एंगल है वो है 70 डिग्रीज। ये एंगल है 70 डिग्रीज। अब उसके बाद लाइन 3 और लाइन 2 के दरमियान एंगल अगर 35 डिग्रीज आ गया तो आप ये समझ रहे हैं कि आपकी बाइसेक्शन साबित हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि लाइन 3 यहां पर हो, लाइन 3 यहां पर हो, ये हो लाइन 3। अब यहां पर एंगल आपका आ रहा होगा अगर 35 डिग्रीज, तो क्या बाइसेक्शन साबित हो रही है? द आंसर इज नो। बाइसेक्शन का मतलब है कि पहली दो लाइंस के दरमियान जो बनने वाला एंगल है उसका हाफ एंगल बाइसेक्टर है बुनियादी तौर पर लाइन 3। क्या यहां पर लाइन 3 एंगल बाइसेक्टर बन रहा है लाइन 1 और लाइन 2 के लिए? द आंसर इज नो। सो ये जो मेथड है, ये जो वे है, ये सही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि सर फिर करना क्या है? स्टूडेंट्स, हमें करना ये है, पहली बात तो ये कि ये जो कंफ्यूजन है ना कि ये लाइन 1 और लाइन 2 ये कौन सी है, हमें अकॉर्डिंग टू द स्लोप, जो स्लोप की वैल्यू होगी उसके लिहाज से इन तीनों लाइंस को तरतीब देना होगा। अब इससे क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप देखें तो इस लाइन की स्लोप, अगर आप रिकॉल करें कि हम स्लोप किस तरह मालूम करते हैं, शाबाश, स्लोप कैसे मालूम होती है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। यहां पर जो स्लोप है लाइन 1 की, अगर मैं उसे m1 का नाम दूं, ये हमारा रफ पार्ट, तो हमारे पास स्लोप होगी -4 बाय -3, तो ये स्लोप आ जाएगी 4/3। m2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, that is 3/4, और m3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, that is 1। अब ये आपके पास तीन स्लोप्स आ गई, 4/3, 3/4 और 1। इनमें से ग्रेटेस्ट स्लोप कौन सी है? 4/3, 3/4 या 1? द आंसर इज ग्रेटेस्ट स्लोप है 4/3। सो लाइन 1 टॉप पर होगी, जिस तरह मैंने यहां पर ड्रॉ की थी, लाइन 1 होगी टॉप पर। उसके बाद हमारे पास उससे कम स्लोप कौन सी है? 4/3 से लेस नंबर कौन सा है? 3/4 या 1? द आंसर इज 1। उसके बाद आ जाएगी लाइन 3 और देन आ जाएगी लाइन 2। यानी स्लोप्स के लिहाज से हम अरेंज करेंगे तीनों लाइंस को। ये हम स्लोप की मदद से फैसला बासानी कर सकते हैं। अब स्लोप की मदद से ये फैसला कैसे हो रहा है? मोर द स्लोप मोर द लाइन विल बी स्टीप, मोर द स्लोप मोर द लाइन विल बी वर्टिकल। जितनी स्लोप ज्यादा होती है उतनी लाइन वर्टिकल हो जाती है। अब यहां पर लाइन 1 की स्लोप ज्यादा है तो ये मोर वर्टिकल होगी, उसके बाद लाइन 3, उसके बाद लाइन 2। अब
इस कंडीशन में जब आप इस तरह से लाइंस को तरतीब दे लेंगे तो फिर आप एंगल जब फाइंड आउट करेंगे लाइन 2 और लाइन 1 के दरमियान, अब आपका एंगल का कंसेप्ट भी आपके जहन में होना चाहिए कि हम एंगल फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2 और एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1, इस तरह से हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब आप यहां पर एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 मालूम करेंगे, उसके बाद आप एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 3 मालूम करेंगे, और ये जो एंगल होगा ये इनफैक्ट हाफ होगा पहले वाले एंगल से। ये इस सूरत में हमारा दुरुस्त आंसर आएगा। अब स्टूडेंट्स दूसरा एक और रास्ता भी है, और वो रास्ता ये है कि हम दो एंगल्स मालूम करें, एक फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 3 और दूसरा फ्रॉम लाइन 3 टू लाइन 1। दोबारा एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 3 और दूसरा एंगल फ्रॉम लाइन 3 टू लाइन 1। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर आ गए तो उस बराबरी की बुनियाद पर भी ये साबित हो जाएगा कि लाइन 3 एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि बाइसेक्शन का मतलब है दो बराबर हिस्से, दोनों तरफ बराबर एंगल आ जाएगा तो एंगल बाइसेक्शन साबित हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूं, यानी मैं एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 3 और देन एंगल फ्रॉम लाइन 3 टू लाइन 1 मालूम करने जा रहा हूं। हम इस सारी वर्किंग को जो हमने अपना थिंकिंग प्रोसेस किया इसको मिटा लेते हैं और देन यहीं से अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। M1 हम स्लोप मालूम करने जा रहे हैं फर्स्ट लाइन की, ये हमने मालूम की। हम यहां पर अब सॉल्यूशन के अंदर वर्किंग करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये हमारे पास स्लोप आ गई 4/3। M2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, 3/4। M3 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1। ये हमारे पास तीनों लाइंस की स्लोप्स आ गई। हम जानते हैं कि 4/3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 3/4। सो स्लोप्स के लिहाज से हम इन लाइंस को अरेंज करेंगे। एक रफ डायग्राम हम यहां पर बनाएंगे। अपना सॉल्यूशन प्लान करने के लिए दिस इज लाइन 1, this is line 2 and this is line 3। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर लेट करेंगे कि लाइन 2 से लाइन 3 की तरफ एंगल फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 3 ये है अल्फा, और एंगल फ्रॉम लाइन 3 टू लाइन 1 ये है बीटा। रेफर टू रफ डायग्राम। रफ डायग्राम में इसे इसलिए कह रहा हूं कि हमने एग्जैक्ट लाइंस को XY प्लेन के अंदर ड्रॉ नहीं किया, हम सिर्फ और सिर्फ इस स्लोप के अकॉर्डिंगली लाइंस को अरेंज कर रहे हैं। रेफर टू रफ डायग्राम। वी हैव arranged lines according to their slopes. Now to prove, बल्कि पहले कर लेते हैं, let alpha is angle from line 2 to line 3 and beta is angle from line 3 to line 2. To prove that line 3 is bisecting angle formed by line 1 and line 2, we will
प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हम ये साबित करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अल्फा हमें मालूम करना है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला जरा रिकॉल कर लें। शाबाश। मुझे अल्फा मालूम करना है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा। अब एंगल मालूम करने के लिए मैंने आपको वहां पर प्रिकॉशन बताया था कि आपको एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगानी चाहिए। ये हम एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगा चुके। अब एंटी क्लॉकवाइज जब आप आर्क लगा लें तो हेड जिस साइड पर आएगा उसकी स्लोप आएगी पहले m3 माइनस टेल साइड स्लोप बाद में ओवर 1 प्लस m3 m2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला एंगल अल्फा मालूम करने के लिए। दोबारा सुन लें। आप एंटी क्लॉकवाइज आर्क लगाएंगे, हेड साइड स्लोप पहले और टेल साइड स्लोप बाद में। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, टेंजेंट ऑफ अल्फा, m3 की वैल्यू, m3 की वैल्यू है 1 और m2 की वैल्यू है 3/4। 1 प्लस 1 इंटू 3/4। अब न्यूमरेटर में 4 1s are 4, 4 minus 3 is 1, 1/4 और डिनोमिनेटर में ये 1 इंटू 3/4 is 3/4, 4 1s are 4, 4 plus 3 is 7, 7/4। अब ये 4 और 4 आप जानते हैं कैंसल, अल्फा विल बी इक्वल टू, ये हम कैंसलेशन यहां पर परफॉर्म कर देते हैं। टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू 1/7। यहां से अल्फा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। इसको नाम दे दें 1 का। बिल्कुल इसी पैटर्न पर अब हम बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे। टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा, हेड साइड स्लोप पहले यानी m1 माइनस टेल साइड स्लोप बाद में m3 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m3। पुटिंग वैल्यूज, टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू m1, m1 थी हमारे पास 4/3 माइनस m3 की स्लोप है, m3 है इनफैक्ट 1, 1 प्लस 1 इंटू 4/3। अब 4/3 माइनस 1, 3 1s are 3, 4 minus 3 will be 1, यह आ गया 1/3 और यहां पर 1 इंटू 4/3 is 4/3, 3 1s are 3, 3 plus 4 is 7, 7/3। 3 और 3 कैंसल, ये हमारे पास आ गया 1/7। टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/7। बीटा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/7। इसको नाम दे दें 2 का। स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू भी टेंजेंट इनवर्स 1/7, बीटा की वैल्यू भी टेंजेंट इनवर्स 1/7। क्या मतलब? इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा इक्वल हैं। अल्फा और बीटा के इक्वल होने का मतलब यह है कि लाइन 3 उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है जो इन दो लाइंस के दरमियान बन रहा था। जो एंगल लाइन 2 से लाइन 1 की तरफ बन रहा था उस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है लाइन 3। ये चूंकि दोनों इक्वल आ चुके हैं, सो बाइसेक्शन साबित हुई। हम यहां पर लिखेंगे बाय 1 and 2, by 1 and 2 alpha is equal to beta, hence line 3 is bisecting the angle formed by लाइन 1 एंड लाइन 2। ये स्टूडेंट्स यहां पर साबित हुआ। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब एक थ्योरम की जानिब।
स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमारी बुक में पेज नंबर 210 पर मौजूद है, एक्सरसाइज 4.3 से पहले। इसे असूलन कंसेप्चुअली स्पीकिंग एक्सरसाइज 4.4 के साथ होना चाहिए था। मैं इसीलिए इस थ्योरम को एक्सरसाइज 4.4 के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसकी स्टेटमेंट है, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। हमें साबित करना है कि किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स कंकरेंट होते हैं, यानी एक पॉइंट पर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हमें रिकॉल करनी होगी एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन। शाबाश, रिकॉल करें, हम डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेशन इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड और एक्सटेंडेड अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर बात की जाए एक्यूट ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की साइड्स पर ही ये परपेंडिकुलर होते हैं, जिस तरह के आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। लेकिन अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज हो, यानी उसका कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज हो, तो फिर एल्टीट्यूड जिस तरह के आप देख सकते हैं ये एक्सटेंशन ऑफ साइड पर भी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, हम अगर किसी एक केस को कंसिडर कर लें तो जो प्रूफ होगा वही प्रूफ वैलिड होगा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए भी, वो प्रूफ वैलिड होगा इवन राइट ट्राइंगल के लिए भी, यानी एक ही पैटर्न है तीनों प्रूफ्स के लिए। सो मैं यहां पर एक्यूट ट्राइंगल कंसिडर करके ये प्रूफ करने जा रहा हूं। अब सवाल यह है कि हम कंकरेंसी एल्टीट्यूड्स की कैसे साबित करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमने कंकरेंट साबित करना सीखा है तीन लाइंस को हम उस वक्त कंकरेंट साबित कर सकते हैं कि जब हमारे पास उन तीनों लाइंस की इक्वेशंस हों। अब एल्टीट्यूड्स, ये आप देख सकते हैं, सी डी एल्टीट्यूड है अगर हम साइड ए बी को बेस मान लें, ए ई एल्टीट्यूड है अगर हम साइड बी सी को बेस मान लें, और सी ए अगर बेस हो तो बी एफ एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड्स तीनों बेसिकली स्ट्रेट लाइंस ही हैं। अब अगर हमारे पास इन तीनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस आ जाएं, तो उन इक्वेशंस को बेस बनाकर हम कंकरेंसी चेक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करनी है, तो इक्वेशन लिखने के लिए किसी लाइन की हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है। हमने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। हम पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से किसी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अगर हमारे पास उसका एक पॉइंट और उसकी स्लोप मौजूद हो। हम 2 पॉइंट फॉर्म से किसी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। हम स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला से किसी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। अब यहां पर अगर मुझे एल्टीट्यूड सी डी की इक्वेशन लिखनी है, तो इसके लिए मेरे पास किसी पॉइंट का या पॉइंट सी या पॉइंट डी का के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए और इसके साथ हमारे पास इसकी स्लोप होनी चाहिए। अब हम ये फर्ज कर रहे हैं कि हमारे पास ए, बी और सी, ये जो तीन वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। मैं जनरली स्पीकिंग इनके कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख रहा हूं। जो ए है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ये समझ लें कि हमें गिवन है। अब हमारे पास अगर हमें सी डी एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करनी है, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी पॉइंट आ गया। अब मुझे चाहिए इस सी डी एल्टीट्यूड की स्लोप। अब एल्टीट्यूड सी डी चूंकि परपेंडिकुलर है साइड ए बी के लिए, सो अगर हम साइड ए बी की स्लोप मालूम कर लें, तो उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी सी डी की स्लोप। आप जानते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उन दोनों की स्लोप्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होती हैं। उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। सो हम यहां पर ए और बी की मदद से, चूंकि इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, हम साइड ए बी की स्लोप मालूम कर सकते हैं। साइड ए बी की स्लोप से हम सी डी एल्टीट्यूड की स्लोप मालूम कर लेंगे। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं। पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से हम इक्वेशन ऑफ सी डी लिख लेंगे। इसी पैटर्न पर चलते हुए हम एल्टीट्यूड बी एफ और एल्टीट्यूड ए ई की स्लोप भी मालूम कर सकते हैं और इनकी इक्वेशंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं वर्किंग कर रहा हूं यहां पर एल्टीट्यूड ए ई के लिए, यानी सबसे पहले मैं इसके ऊपर वर्किंग करने जा रहा हूं। हम यहां पर लिखेंगे रेफर टू रफ डायग्राम विदाउट रफ डायग्राम। इसका जो प्रूफ है इसे प्लान करना मुश्किल है।
जब तक आपके सामने डायग्राम नहीं होगी आप इसमें ये जो वर्डिंग है ये यूज नहीं कर सकते. रेफर टू रफ डायग्राम. देयर इज अ ट्राइंगल ABC. लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3. ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमने, तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए. फर्दर लेट अच्छा, यहां पर डायग्राम में हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये तीनों कंकरेंट हैं, यानी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, लेकिन हम एनालिटिकली बेसिकली साबित करेंगे. फर्दर लेट CD is altitude if AB is base. CD altitude होगा अगर AB बेस है. इसी तरह AE is altitude if BC is base. BF is altitude if AC is base. अब स्टूडेंट्स, अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज भी होगी ना तब भी ये बातें दुरुस्त होंगी. अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होगी तो फर्ज करें कि मैं इस ट्राइंगल को इस तरह से बना रहा होता. मैं एक छोटी सी ट्राइंगल आपके सामने बना रहा हूं इस तरह से, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये अगर आप यहां पर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी कंसिडर कर लेते, ये जो लैंग्वेज है ये यही रहनी थी. ये हमारे पास A, B और C. मैंने यहां पर क्या लिखा है कि CD उस वक्त एल्टीट्यूड है जब AB बेस है. तो अब स्टूडेंट्स, यहां पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा वो एक्सटेंशन ऑफ AB पर ड्रॉ होगा. यहां पर जाकर ये हमारे पास आ गया एल्टीट्यूड. अब ये है CD एल्टीट्यूड. CD is altitude if AB is base. ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए भी यही लैंग्वेज दुरुस्त होगी. अब CD की स्लोप मालूम करने के लिए अगेन आपका AB की स्लोप ही आप यूज कर रहे होंगे. AB की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी यहां पर भी CD की स्लोप. और जब आप CD एल्टीट्यूड की इक्वेशन मालूम करेंगे तो पॉइंट आपका C ही होगा. यहां पर भी यही पैटर्न है. सो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहां पर एक्यूट ट्राइंगल बना लें या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बना लें. इवन राइट ट्राइंगल के लिए भी यही लैंग्वेज यूज हो रही होगी. BF इज एल्टीट्यूड इफ AC इज बेस. अब स्टूडेंट्स, मैं वर्किंग करने जा रहा हूं इस एल्टीट्यूड के लिए, यानी AE के लिए. अब इसकी वजह क्या है, मैं इन तीनों में से इसको पहले क्यों चूज कर रहा हूं, ये आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा. अब स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद है, हमें इसकी स्लोप चाहिए. इसकी स्लोप मालूम करने के लिए मैं BC की स्लोप मालूम करने जा रहा हूं. मैं यहां हेडिंग दे रहा हूं इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AE. चूंकि मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूं. स्लोप ऑफ BC, मैं इसे कह रहा हूं MBC. अब स्लोप ऑफ BC स्टूडेंट्स मालूम करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे y2 माइनस y3 ओवर x2 माइनस x3. आप जानते हैं कि अगर हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो स्लोप मालूम करने का फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास. ऑर्डर सेम रखना होता है. y2 माइनस y3 ओवर x2 माइनस x3. अब AE की स्लोप, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल x2 माइनस x3 ओवर y2 माइनस y3. रीजनिंग AE परपेंडिकुलर टू BC. AE चूंकि परपेंडिकुलर है BC के लिए, सो ये स्लोप आ गई. अब हम लिखेंगे
बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब x1 y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और m आ जाएगी स्लोप, जिस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है उसकी स्लोप। अब पॉइंट हमारे पास है, ए ई की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम यूज करेंगे x1 y1। यहां पर ऑलरेडी x1 y1 लिखा हुआ है। अगर हम बी एफ की इक्वेशन लिख रहे होते तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 यहां पर आने थे, x2 और y2। अब यहां पर हम रहने देंगे x1 y1, m स्लोप हम यहां पर पुट कर देते हैं, माइनस x2 माइनस x3 ओवर y2 माइनस y3 इंटू x माइनस x1। ये मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y माइनस वाई वन इंटू y2 माइनस y3, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, माइनस x2 माइनस x3 इंटू x माइनस x1। स्टूडेंट्स, मैंने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं, y मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो ये हमारे पास आ गया y इंटू y2 माइनस y3 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y3 इज इक्वल टू माइनस x इंटू x2 माइनस x3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x1 इंटू x2 माइनस x3। अब स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आते हैं। ये हमारे पास है x वाली टर्म, ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म। कीप इन माइंड कि ये x2 x3 ये नंबर्स हैं, ये स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स हैं। ये हमारे पास x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, और ये दोनों टर्म्स मिलने से हमारी बनेगी कांस्टेंट टर्म। सो मैं तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ला रहा हूं। इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं और जनरल फॉर्म दिखाने के लिए मैं x को अब राइट साइड पर लिखूंगा, यानी कुछ इस तरह से। x2 माइनस x3, x को मैंने इस साइड पर लिख दिया, जिस तरह हम जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हैं। ये कोएफिशिएंट है और ये x वाली टर्म आ गई। इस टर्म को यानी मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद इस टर्म को अब मैं लिख रहा हूं, ये y वाली टर्म है। अब इसको मैं लिखूंगा प्लस y2 माइनस y3 इंटू y। अब ये टर्म माइनस y1 y2 माइनस y3। अब ये टर्म लेफ्ट साइड पर चली जाएगी, माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एल्टीट्यूड जो कि हमने चूज किया था AE एल्टीट्यूड, उसकी इक्वेशन आ चुकी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है जनरल फॉर्म में इक्वेशन, ये x वाली टर्म, ये y वाली टर्म, और ये दोनों टर्म्स मिलाकर हमारे पास बनेगा कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, हम दूसरे दो एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस इस इक्वेशन को देखते हुए जज कर सकते हैं कि क्या होगी, और इस जजमेंट को हम सिमेट्री का नाम देंगे। खास सिमेट्री पाई जाती है इन तीनों इक्वेशंस में। हम यहां पर लिखेंगे बाय सिमेट्री वी कैन राइट इक्वेशंस ऑफ एल्टीट्यूड BF and CD रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है AE एल्टीट्यूड की इक्वेशन। BF एल्टीट्यूड की इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। अब यहां पर मैंने AE को इसलिए चूज किया था कि खास पैटर्न हमें इससे नजर आ जाएगा। अब यहां पर देखें, यहां पर है x2 माइनस x3, यहां पर y2 माइनस y3, यहां पर y1 y2 y3,
x1 x2 x3। अब इससे मैं किस तरह से पिक करूंगा, मैं यहां पर लिख दूंगा, एक एक नंबर मैं इंक्रीज कर दूंगा सबस्क्रिप्ट में। यहां पर हमारे पास आ जाएगा x3 और 3 के बाद 4 नहीं, क्योंकि 4 किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नहीं था। 3 के बाद दोबारा 1, x3 माइनस x1 x प्लस y3 माइनस y1 y माइनस y2 y3 माइनस y1 माइनस x2 x3 माइनस x1 इक्वल टू 0। अगर आप BF एल्टीट्यूड पर बिल्कुल इसी पैटर्न पर वर्किंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यही इक्वेशन हासिल होगी। अब स्टूडेंट्स CD एल्टीट्यूड की इक्वेशन, इसी को कंटिन्यू रखें। 3 के बाद यहां पर 1, यहां पर 1 के बाद 2, y1 y2 माइनस y3 y1 y2 माइनस x3 x1 x2 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशंस आ गई और ये तीनों इक्वेशंस जनरल फॉर्म में हैं। अब तीनों इक्वेशंस जब जनरल फॉर्म में हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि ये तीन लाइंस, ये तीन एल्टीट्यूड्स कंकरेंट हैं या नहीं। कैसे चेक करते हैं हम अपना डिटर्मिनेंट बनाएंगे। हम ये लिखेंगे चेकिंग ऑफ कंकरेंसी। x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, वैसे तो आप किसी भी रो को पहले लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। x2 माइनस x3 x का कोएफिशिएंट, फिर y का कोएफिशिएंट y2 माइनस y3 और फिर कांस्टेंट। ये तमाम जो हमारे पास वैल्यू है ये यहां पर आ जाएगी माइनस y1 y2 माइनस y3 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x3। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट रो। अब इसी पैटर्न पर सेकंड रो, थर्ड रो, यहां पर आ गया x3 माइनस x1। एक एक नंबर आप सबस्क्रिप्ट में बढ़ाते जाएं। y3 माइनस y4 नहीं y1, 3 के बाद दोबारा 1 माइनस y2 y3 माइनस y1 माइनस x2 x3 माइनस x1 अगेन x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 y3 y1 माइनस y2 माइनस x3 x1 माइनस x2 और ये डिटर्मिनेंट की हमारे पास लाइन आ गई। अब स्टूडेंट्स ये कंकरेंसी साबित करने के लिए इस डिटर्मिनेंट को 0 आना चाहिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 आना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 रिकॉल करें, डिटर्मिनेंट को अगर हमें 0 लाना हो तो हमारे पास दो शॉर्टकट वेज थे और वो शॉर्टकट वेज ये थे कि या तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 बना दें या किसी दो रोज या किसी दो कॉलम्स को बिल्कुल एक जैसा बना दें। ये दो प्रॉपर्टीज इन डिटर्मिनेंट की। दोबारा सुन लें, आप किसी एक रो को पूरा 0 बना दें या किसी एक कॉलम को पूरा 0 बना दें तब डिटर्मिनेंट 0 होता है, या कोई सी दो रोज को बिल्कुल एक जैसा बना दें या कोई से दो कॉलम्स को बिल्कुल एक जैसा बना दें तब डिटर्मिनेंट 0 होता है। क्योंकि यहां पर एक्सपेंशन करके इसको 0 साबित करना यह मुश्किल है, हो जाएगा लेकिन ये लेंथी है। हमें डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज को बेस बनाना चाहिए। अब अगर आपने किसी रो या किसी कॉलम को 0 बनाना है तो इसके लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं। आप रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, आप कॉलम्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, आप रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऑल्दो इंटरचेंज करने से माइनस साइन आता है, अगर आपको याद हो, कॉलम्स को इंटरचेंज करने से माइनस साइन आता है। हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। हम एक रो का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, किसी एक कॉलम का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टूल्स थे। अगर आपको ये टूल्स अच्छी तरह रिकॉल हो जाएं तो आपको ये बात अच्छे अंदाज में समझ आएगी। अब स्टूडेंट्स हमें सिर्फ गौर करना है कि हम किस तरह से किसी रो या किसी कॉलम को 0 बना सकते हैं। सिर्फ मैं आपको चले अब हिंट दे रहा हूं
कि हमें यहां पर किसी एक रो को जीरो बनाना है, और ये बन सकती है। आप जरा सोचें कि हम किस तरह से रोज को ऐड करें कि हमारे पास कोई एक रो जीरो हो जाए। आप जरा यहां पर गौर कर लें, यहां पर x2 है, यहां पर -x2 है, यहां पर -x3 है, यहां पर +x3 है, यहां पर -x1 है, यहां पर +x1 है। हमारे पास एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव, इसी तरह यहां पर। इसका मतलब है कि अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड कर दूं तो यहां पर जीरो पैदा हो जाएगा। तीनों रोज को मैं R1 में अगर R2 और R3 ऐड कर दूं तो यहां पर जीरो आ जाएगा। यही काम यहां पर भी हो जाएगा। Y2 में -y2 ऐड होगा जीरो, -y3 में +y3 ऐड होगा जीरो, -y1 +y1 जीरो बन जाएगा। अब यहां पर भी ये मामला हो जाएगा। जरा गौर करें, -y1 y2 -y1 y2 आपको कहां से मिलेगा? इसके अगेंस्ट +y1 y2, माइनस माइनस प्लस y1 y2, प्रोडक्ट होने के बाद ये बन जाएगा +y1 y2, -y1 y2 के साथ ये जीरो बना देगा। माइनस माइनस प्लस y1 y3, y1 y3 यहां पर है, माइनस माइनस प्लस y1 y3 आ रहा है, यहां से आ जाएगा -y1 y3, ऐड होने से तब भी जीरो आ जाएगा। फिर -x1 x2, अब ये आ रहा है -x1 x2, यहां से आपको अगर आप देखें यहां से माइनस माइनस प्लस x1 x2 मिल जाएगा जो कि उसको जीरो कर देगा। फिर माइनस माइनस प्लस x1 x3 प्लस x1 x3, यहां से आपको -x1 x3 मिल जाएगा। सो हमें यहां से ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड कर दूं तो कोई एक रो जीरो हो जाएगी। मैं रो 1 में बाकी दोनों रोज को ऐड कर रहा हूं। By adding R2 and R3 into R1 we have, अब मैं सीधा रिजल्ट यहां पर लिखूंगा, यहां पर आ जाएगा जीरो, यहां पर जीरो और यहां पर जीरो। बाकी रोज को आप एज इट इज लिख दें, x3 - x1, y3 - y1, -y2, y3 - y1, -x2, x3 - x1, इसी तरह से x1 - x2, y1 - y2, -y3, y1 - y2, -x3, x1 - x2। ये स्टूडेंट्स हमारा डिटर्मिनेंट, इसमें फर्स्ट रो जीरो हो चुकी। बाय डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम जीरो हो जाए तो आंसर जीरो आता है। ये आ गया हमारे पास जीरो। अब डिटर्मिनेंट के जीरो आने का मतलब, यहां पर जो हम कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, डिटर्मिनेंट के जीरो आने का मतलब यह है कि ये तीनों लाइंस यानी तीनों एल्टीट्यूड्स कंकरेंट हैं। हेंस एल्टीट्यूड्स of our triangle are concurrent। स्टूडेंट्स यहां पर यह लेक्चर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साबित करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ आवर ट्रायंगल आर concurrent। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।